हेलो बच्चों, ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जहां पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो 10th क्लास की फिजिक्स का आज हम लोगों का 9th नंबर लेक्चर होने वाली है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसको हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। अगर थोड़ा सा बातें करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्श्वक्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन का डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, और होता क्या है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। पार्श्वक्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, अंतर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखिए श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर स्पष्ट करने का जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ विद्युत धारा के उष्मीय या तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तापीय या उष्मीय जो प्रभाव होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है, आप समझने का ट्राई करेंगे कि किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से होकर जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, किसी भी चालक से होकर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उस समय जो हम लोगों का चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग, ये जो प्रभाव होता है, तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। एक बार और आप समझने का ट्राई करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी चालक में विद्युत विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण या परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ की हम लोग क्या समझेंगे कि ये समझिए कि क्या है, एक कंडक्टर है, एक वायर है, तार है। इस तार से होकर आई करंट प्रवाहित हो रही है। जैसे आई करंट प्रवाहित होगी तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। अब जितना ज्यादा अगर करंट पास कराएंगे, जितना ज्यादा अगर कंडक्टर से होकर करंट पास कराएंगे, उतना ही उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। लेकिन ये डिपेंड हम लोगों को बहुत सारा फैक्टर पे करता है। अगर मटेरियल है, किस टाइप का आपका मटेरियल है, उस पर भी आपका आपका हीट डिपेंड करता है, ताप निर्भर करता है कि आपका मटेरियल किस प्रकार की है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ की नोट में जो लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण, उस उत्सर्जित उष्मा का परिणाम उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यानी कि कितना परिमाण है हम लोगों का चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उत्पन्न उष्मा जो होता है उसका परिमाण, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कितना की जाती है, उसके अंदर जो है, जो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो जितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, अगर एक तार है, समझिए कि क्या है, हम लोगों का तार है, इस तार के अंदर करंट का प्रवाह करा रहे हैं, करंट का फ्लो करा रहे हैं। अब फ्लो करा रहे हैं करंट का, तो इसमें जितना ज्यादा अगर प्रतिरोध रहेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। यानी कि इधर से आप समझेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप करंट पास करा रहे हैं, और उतना ही ज्यादा मात्रा में इसमें क्या हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा, जितना ज्यादा इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा इसमें उष्मा का भी उत्सर्जन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। इसी प्रकार से ये हम लोगों का नोट था, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों का विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा का परिणाम जो होता है, रिजल्ट हम लोगों का क्या मिलता है, जब भी विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उष्मा का जो परिणाम है, रिजल्ट है, कैसे हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ कुछ हम लोगों का फॉर्मूला है कि लिखा हुआ है। पहले इस डायग्राम को देखेंगे आप ध्यान से। यहाँ डायग्राम लिखा हुआ है, इधर पॉइंट पी है, यहाँ क्या है, पॉइंट पी है, और यहाँ पॉइंट क्यू है। इसमें हम लोगों का विभवांतर क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ हम लोगों का ये जो बैटरी है, ये जो हम लोगों का क्या है, बैटरी है। अब यहाँ बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी से हम लोगों का करंट आई पास कर रहा है। इसमें क्या पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। और इस करंट के पास करने के समय इस कंडक्टर में, इस पीक्यू कंडक्टर में, पीक्यू चालक में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, जो हम लोगों का प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, आर उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए यही लिखा हुआ है कि पी क्यू में विद्युत धारा आई समय टी तक प्रवाहित हो, टी समय तक, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों का करंट पास करेगा, तो उसमें विद्युत धारा क्या आई प्रवाहित हो रही है, और समय टी तक प्रवाहित, कुछ समय तक हम लोगों का, कुछ सेकंड तक या कुछ मिनट तक इसमें प्रवाहित की जाती है। तो उस समय हम लोगों का जो हम लोगों का फॉर्मूला होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, Q हम लोगों का विद्युत आवेश है, I क्या है, फ्लोइंग करंट है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। वहीं यहाँ आप जानते होंगे कि जैसे हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश अपॉन समय। आवेश अपॉन समय, यहाँ पर I इक्वल टू Q अपॉन T विद्युत धारा के फॉर्मूला में आपने पढ़ा था। अब यहाँ से आप Q का फॉर्मूला निकालेंगे, Q तो I T कहाँ चला जाएगा, I में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आई टी कहाँ से आया, तो यहाँ से हम लोगों का ये आ गया Q इज इक्वल टू आई टी। फिर अब देखेंगे कि आप यहाँ पर जानते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का आपने फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। जब मैंने विद्युत विभव पढ़ाया था उस समय विद्युत विभव इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे आवेश, हम लोगों ने पढ़ा था। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर यहाँ से मुझे W निकालना होगा, वर्क डन है, W क्या है, वर्क डन है, V क्या है, विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, Q हम लोगों का आवेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इकाई धन आवेश है। यहाँ से हम लोगों का W का मान निकालेंगे तो Q भी आ जाएगा क्या, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्यू भी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब ये जो है Q का वैल्यू है उठाएंगे और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। Q का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाएंगे, कहाँ पर रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे रखेंगे तो देखेंगे W इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी, यानी कि Q को रिप्लेस करके यहाँ आई टी लिख देंगे तो वी आई टी आ जाएगा क्या, यहाँ से वर्क डन मेरा क्या आ गया, वी आई टी आ गया। अब इसको आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इसी प्रकार आप ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़े हैं, ओम्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ ओम्स लॉ है। तो ये जो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से V का वैल्यू उठाएंगे, कहाँ पर रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। जहाँ V है, V के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, आई आर, V के प्लेस पर क्या रखेंगे, आई आर रख देंगे। वहीं लिखा हुआ है कि इसमें लिख देंगे आप कि V का मान इक्वेशन समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में आप रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V के जगह पर आई आर, तो आई आर मैंने रख दिया, आई टी है तो आई टी यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे W इज इक्वल टू आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर है तो आर हो जाएगा और टी है तो टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया किया गया कार्य का, वर्क डन का। और ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ही तो काम कर पाएंगे, जितना एनर्जी रहेगा उतना हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि किया गया कार्य इक्वल टू ऊर्जा होता है, जितना ऊर्जा आपके पास रहेगा उतना ही काम करेंगे, जितना आप काम करेंगे जब तक जितना आपके अंदर ऊर्जा रहेगा। तो हम लोगों का किया गया कार्य वर्क डन जो होता है एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है तो U इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, जो यहाँ लिखा हुआ है W इज इक्वल टू यू। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो ये फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे कैसे आता है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का पता है तो ये पता चल गया, यहाँ विद्युत विभव का पता है तो ये आ गया आपका, और ये दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे हम लोगों का W इज इक्वल टू वी आई टी आ गया, ओम्स लॉ का यूज किए, वैल्यू पुट किए तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया, जो आपका बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इतना माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद का जो टॉपिक है ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि यहाँ U जो ऊर्जा है आपका, जो ऊर्जा है U इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर टी से 3 नियम प्राप्त किए जाते हैं। 3 नियम क्या क्या है, आप ध्यान से यहाँ पहला फर्स्ट जो नियम लिखा हुआ है, फर्स्ट जो नियम है क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर R और T किसी भी, हम लोग क्या करेंगे कि R और T किसी भी चालक के अंदर R और T को, यानी कि प्रतिरोध और समय को कांस्टेंट रख दें, नियत रखें। अगर प्रतिरोध और T को नियत रखेंगे तो हम लोगों का ऊर्जा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर का। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ R और T को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, R T को कांस्टेंट। यही हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि किसी निश्चित समय मीन्स नियत समय, किसी निश्चित समय या नियत समय T में किसी निश्चित प्रतिरोध मीन्स नियत प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिणाम U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यही सिंपल वे में आपको बता दिया मैंने कि अगर किसी भी चालक के अंदर हम लोग प्रतिरोध और समय को नियत रखें तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा जो होगा आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। आई स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो यहाँ हम लोग जानते हैं कि U इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर और टी क्या है हम लोगों का कांस्टेंट, के मैंने मान लिया,
तो U इज इक्वल टू के आई स्क्वायर, और के जैसे यहाँ से अगर एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ से हटाने के बाद हम लोगों का सिंबल क्या आ जाता है, समानुपाती का आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आ गया, जहाँ पर R और T क्या है, कांस्टेंट है, नियत है या नियतांक है, क्या है ये बिल्कुल हम लोग नियत इसको रखेंगे। अगर इसमें बोला जाता है कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे हम लोगों का करंट, चालक के अंदर करंट का मान बढ़ाएंगे, करंट का जो हम लोगों का अमाउंट है वो बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। और किसी भी वायर के अंदर, चालक के अंदर अगर ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब क्या, उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो हो रही है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग यू का मान बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर, आई का भी वैल्यू स्क्वायर में बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग आई का मान घटाएंगे तो ऊर्जा, ऊष्मा भी उसमें क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट हम लोगों का नियम था कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यू जो है आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब सेकेंड लॉ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सेकेंड लॉ में दिया हुआ है कि इसमें आई स्क्वायर और टी को, इसमें विद्युत धारा और समय को कांस्टेंट रखा जाए, विद्युत धारा और समय को कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो उसमें जो प्रतिरोध रहेगा वो उसमें उत्पन्न ऊर्जा के समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। यही हम लोगों का सेकेंड नियम है। तो यही लिखा हुआ है, हिंदी में देखेंगे कि किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई द्वारा निश्चित समय टी में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम, उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो मैंने बोला वही चीज है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे यू क्या लिखा हुआ है कि यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ आई स्क्वायर टी को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट मैंने मान लिया, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, आई और टी को क्या माना गया है, कांस्टेंट। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। इसमें भी जब हम लोगों का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसमें ऊर्जा, ऊष्मा भी बढ़ेगा। जैसे हम लोगों का प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा भी इसमें बढ़ेगा, ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगा। अब थर्ड नंबर जो हम लोगों का है, थर्ड नंबर हम लोगों का लॉ जो है, नियम है, तो इसमें क्या रखा जा रहा है, इसमें आई और आर यानी कि विद्युत, प्रवाहित विद्युत धारा और प्रतिरोध को हम लोग नियत रखते हैं। तो उस समय टाइम जो है, टाइम उत्पन्न ऊर्जा के समानुपाती होता है, यानी कि समय भी जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऊष्मा भी वैसा ही बढ़ता है। जैसे यही हम लोगों का वायर है, आप समझेंगे कोई भी चालक है, इस चालक में अगर 2 मिनट के लिए, इस चालक के अंदर अगर आप 2 मिनट के लिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुआ होगा, कुछ ना कुछ ये तार जो है, वायर है आपका, गर्म हुआ होगा। अब इसी को मैं क्या करूँ, 10 मिनट तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो जितना 2 मिनट में आपका ये तार गर्म हुआ होगा उससे ज्यादा गर्म हो जाएगा 10 मिनट में। अब इसमें मैं क्या करूं कि 2 घंटे के लिए अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा और कंपेयर करूंगा 2 मिनट जब मैंने प्रवाहित किया था उस समय, तो 2 मिनट में जितना गर्म हुआ होगा उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपके 2 घंटे में। तो यही बोला जाता है कि जैसे जैसे हम लोगों का समय बढ़ेगा तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी का विमान भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये हम लोगों का है थर्ड नंबर लॉ। पहला लॉ क्या था, हम लोग पहला जो नियम था हम लोगों का कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो उस समय आर और टी, उस समय प्रतिरोध और टाइम क्या था, नियत रखा गया था, तो यू जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई स्क्वायर के। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा कि आई, यू जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। तो जब हम लोग आई और टी को कांस्टेंट रखा तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, और तीसरा है हम लोग जब आई और आर को कांस्टेंट रखा तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो ये हम लोगों का तीसरा नियम था, और इसी का एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बोला कि हाँ कैसे कैसे हम लोग 2 मिनट 3 मिनट के लिए है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक तार है, समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है, एक चालक तार है, इसमें मैंने पहला 2 मिनट के लिए अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो 2 मिनट तक विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा, इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो समझिए कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हुआ होगा। तो इसका मीनिंग है कि अगर 2 मिनट के लिए मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसमें ऊष्मा कुछ ना कुछ यहाँ आया, आप रीडिंग कर लेंगे, आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर उसमें 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, 10 मिनट में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो वो समझ लेंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ हम लोगों का ऊष्मा उत्पन्न हुआ, लेकिन 2 मिनट वाला से थोड़ा सा ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुआ होगा। अब इसको 2 घंटा के लिए मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उस समय
विद्युत धारा जो है सेम है, विद्युत धारा नियत है। जो विद्युत धारा 2 मिनट तक मैंने प्रवाहित किया, जितना अमाउंट का उतना ही अमाउंट का 10 मिनट तक मैं कर रहा हूँ, उतना ही अमाउंट तक 2 घंटे तक कर रहा हूँ। यानी कि आई का मान जो है नियत है और प्रतिरोध का मान भी नियत है, बस केवल समय मैं बढ़ा रहा हूँ। आई का मान जितना रेजिस्टेंस का इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जितना ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उतना ही ओम का 2 मिनट वाला में भी, 10 मिनट में और 2 घंटा में भी। उसके बाद करंट का भी मात्रा हम ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, कम और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, दोनों को नियत मैंने रखा है। बस ऊष्मा को रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे कम ऊष्मा आपको देखने को मिलेगा और 2 घंटे में सबसे ज़्यादा ऊष्मा आपको दिखने को मिलेगा, महसूस होगा। तो यही बोला गया है कि जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे वैसा ही ऊष्मा बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे आप समय को घटाएंगे वैसा ही ऊष्मा भी घटते चला जाएगा। तो ये हम लोगों का था कि तीन चीज़ों पर यू का मान डिपेंड करता है। अब एक नोट है जिसको आप माइंड में रखेंगे, एक नोट है जिसको आप माइंड में रखेंगे, क्या रखेंगे कि यदि एक ही विभवांतर के दो प्रतिरोधकों को आरोपित किया जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब बोला जाता है कि एक ही विभवांतर के दो प्रतिरोधकों को आरोपित किया जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हम लोगों का नोट था। इस तरह से करके हम लोगों का आज का जो टॉपिक है इतना ही पर हम लोग रखते हैं, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, माइंड में रखेंगे इसको। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर करना होगा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ा, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का जो परिणाम होता है क्या क्या होता है, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ का यूज करके, विद्युत विभव का यूज करके और विद्युत धारा का यूज करके हम लोगों ने फाइंड किया था, समझने का ट्राई किया था। उसके बाद हम लोगों ने U इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से 3 नियम प्राप्त होते हैं, कौन कौन सा, तो ये तीनों नियम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। इस तरह से करके, और नोट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस तरह से करके हम लोगों ने आज ये टॉपिक कवर कर लिया। चलिए अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति क्या होता है, इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे।